इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां महिलाएं एक साथ रहती हों, हर दिन एक नया और महंगा कपड़ा पहनती हों। बादशाह के अलावा बाहरी दुनिया का कोई भी दूसरा मर्द यहां पर कदम न रख सकता हो और जहां पर बादशाह की हर इच्छा पूरी होती हो। ये तमाम कहानियां हैं मुगल हरम के बारे में। मुगल हरम वो जगह है जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। कितनी अफवाहें हैं और ना जाने कितनी कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन वो मुगल बादशाह जिसकी महानता, धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक क्षमता की बातें होती हैं, यानी कि बादशाह अकबर, उनके हरम के बारे में कोई भी कहानी हो तो वो सबसे ज्यादा गौर से सुनी जाती है। तो अकबर के हरम का आखिर सच क्या है? कोई कहता है कि उनका हरम सिर्फ अय्याशी का अड्डा था, कोई कहता है उनकी 5000 बीवियां थी। ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें अकबर और हरम को भोग विलास के तौर पर दिखाया जाता है और एक ऐसी इमेज बनाई जाती है हरम की जिसमें महिलाओं का सिर्फ शोषण होता है। लेकिन क्या सचमुच हरम सिर्फ और सिर्फ अकबर जैसे बादशाहों की अय्याशी का अड्डा थे, या फिर हरम की अपनी एक जगह थी मुगल काल में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? आज की इस वीडियो में मैं आपको अकबर के हरम से लेकर मुगल काल के हरम की कई कहानियों से रूबरू कराऊंगा और उनके विवाद भी बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हरम विलासिता, भ्रष्टाचार और ऐसी जगह का सेंटर थे जहां पर मोरालिटी जीरो हो जाती थी। मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई भी गलत काम बहुत आसानी से हो सकता था। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मुगल हरम वो जगह थी जहां प्लेजर के अलावा कुछ नहीं होता था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मुगल बादशाह की पत्नियां रहती थी और इस जगह पर मुगल बस अपनी फैंटेसी ही पूरी करते थे। कई बार ये बात भी कही जाती है कि शाहजहां और उनकी बेटी के भी आपस में संबंध थे। मतलब ऐसा लगता है ये सब सुनकर कि औरतें जो मुगल हरम में रह रही थी वो बस प्लेजर का मीडियम ही थी। ये भी कहानियां चलती हैं कि मुगल हरम कुछ ऐसे बना हुआ था जहां औरतें बस चार दीवारी के बीच ही बंद रहती थी। उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी और बादशाह की इच्छाओं को पूरा करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं करना होता था। जैसे फादर मोंसरेट, जो कि एक यूरोपियन ट्रैवलर थे जो अकबर के दरबार में आए थे, वो लिखते हैं कि जलालुद्दीन अकबर की 300 बीवियां थी। वहीं मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम पर आए एक इंग्लिश ट्रैवलर के हिसाब से जहांगीर अपनी बॉडी के लिए यानी प्लेजर पर्पसेस के लिए 1000 औरतें रखते थे। ट्रेवेनियर और बर्नियर, जो कि 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच और इटालियन ट्रैवलर्स थे, वो शाहजहां के टाइम में हिंदुस्तान आए थे। इन्होंने ये बताया है कि नूरजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां और उनकी बड़ी बेटी जहांनारा के बीच में संबंध थे। अब ये सब कितना सच है और कितना झूठ है या कितना कंट्रोवर्शियल है, उसके लिए हमें हरम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा और ये भी जानना होगा कि आखिर हरम काम कैसे करते थे। हरम का मतलब होता है पवित्र स्थान। अब ये पवित्रता इसलिए क्योंकि यहाँ महिलाएं रहती थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। ये एक तरह की पितृसत्तात्मक सोच थी, लेकिन उस दौर में लगभग हर जगह ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलते थे। मुगल काल में हरम को एक सिस्टमैटिक रूप देने का काम किया था अकबर ने। अकबर का हरम सिर्फ कुछ कमरों का ग्रुप या महल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां पर बादशाहों की प्राइवेट और पॉलिटिकल दोनों तरह की दुनियाएं मिलती थी। जी हाँ, प्राइवेट के बारे में तो आपने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस जगह की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी थी, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। जब विदेशी और ख़ासकर यूरोपीय लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ तो हरम की इमेज बदल गई एक अय्याशी के अड्डे के तौर पर। अय्याशी के बारे में कहानियाँ ज़्यादातर लिखी उन यूरोपियन ट्रैवलर्स ने जिन्होंने भारत की यात्रा की, जैसे कि मैंने फादर मोंसरेट वगैरह के अकाउंट से आपको बताया। मोंसरेट ने अपने वृत्तांतों में हरम को एक बंद पिंजरा और एक ऐसी जगह बताया जहाँ औरतें अपने भाग्य का इंतजार करती थी। वो एक तरह से अखबार के पेज 3 की चटपटी और सनसनीखेज बातें लिखते थे, जिसमें हरम को केवल वासना और आनंद का सेंटर बताया जाता था। उनके हिसाब से ये वो जगह थी जहां बादशाह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे और महिलाएं अपनी आइडेंटिटी को खो देती थी। अब हुआ ये कि मोंसरेट ने जो लिखा
वो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने जैसे का तैसा उठाकर लिख दिया। जो शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के बीच के शारीरिक संबंध होने की बात थी, उसे 20वीं सेंचुरी में बिना किसी पड़ताल के एक अंग्रेज ऑफिसर स्टैन लेन पू द्वारा उनकी किताब में लिख दिया गया और यहाँ से ये बात वायरल हो गई और आज भी फेमस है। लेकिन क्या सचमुच हरम में सिर्फ ऐसी ही चीज़ें होती थी? इसको और ज़्यादा समझने के लिए आपको देखना होगा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की लिखी किताब आईनी अकबरी और अकबरनामा। वो इस बुक में अकबर के हरम को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि अकबर के हरम में 5000 से ज़्यादा महिलाएं थीं। जी हाँ, ये नंबर आपको चौंका सकता है, लेकिन इन्हें अकबर की बीवियों से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बल्कि हरम वो जगह होती थी जहाँ पर बादशाह की पत्नियों के साथ साथ उनकी माएँ, दादियाँ और दाई माँ, उनकी बहनें, फीमेल कजिन्स, ये सब रहते थे। एम्परर की बीवियों के अलावा हरम में मुगल बादशाह की महल की वो सारी औरतें आ जाती थी जिनके साथ उनका कोई भी रिश्ता था, और इन सबको सेपरेट अपार्टमेंट्स मिलते थे। हरम में अपने ओहदे के हिसाब से इनको सैलरी भी मिलती थी। हरम में सीनियरिटी काफ़ी मायने रखती थी। जो सबसे उम्रदराज महिला होती थी वो हरम की हेड होती थी। गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ भी थी, उनकी किताब हुमायूं नामा से पता चलता है कि बाबर और हुमायूं हरम के सबसे बुजुर्ग लोगों से, जैसे कि उनकी दादी या बूढ़ी चाची या बुआ वगैरह, इन सबसे रेगुलरली मिलते थे और इनके साथ सबसे ज़्यादा ये लोग टाइम भी बिताते थे। ये औरतें राजपाट की वर्किंग से काफ़ी फेमिलियर थीं, तो अक्सर राजा इनसे अपनी पॉलिटिकल समस्याओं का हल डिस्कस करने भी आते थे। इसके साथ साथ इन पत्नियों, माताओं और रिश्तेदारों की देखभाल के लिए मेड, नौकर चाकर और दूसरे लोग भी रहते थे। ये वो लोग थे जिनसे बादशाह का कोई खास रिश्ता नहीं होता था। इसी हरम में फिर ख्वाजा सर और वुमन बॉडीगार्ड्स भी होती थी। इनका काम होता था हरम की रखवाली करना। एग्जाम्पल के लिए अकबर के ज़माने में हरम के चीफ ऑफिसर नाजिर महल थे, जो कि एक ख्वाजा सरा थे। इस हरम की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती थी। यहाँ पर ख्वाजा सर और महिला पहरेदार चप्पे चप्पे पर तैनात होते थे। इनका काम होता था ये देखना कि बाहर से कोई भी शख्स अंदर ना आ पाए और ना ही अंदर की बात बाहर जा पाए। इतनी सीक्रेसी के चलते ही शायद हरम को लेकर कई कहानियाँ बनी। ये कहानियाँ आई कहाँ से, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल उठता है कि ये हरम कब और कहाँ कहाँ मौजूद था। अकबर ने जब गद्दी संभाली तो उसके बाद उन्होंने करीब 50 साल तक रूल किया, 1556 से लेकर 1605 तक। इन 5 दशकों में हरम एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड स्ट्रक्चर बन गया। इस दौरान कई बार मुगल राजधानी बदली भी गई। फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर, इन सभी राजधानियों में एक तय और बेहद सेफ जगह होती थी जो महिलाओं के रहने के लिए बनाई जाती थी। फतेहपुर सीकरी में हरम के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो इसकी भव्यता का सबूत देते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि हरम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। हरम में रहने वाली महिलाएं, खास तौर पर बादशाह की पत्नियां और उनकी मां, न सिर्फ बादशाह की पर्सनल लाइफ बल्कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ का भी अहम हिस्सा थी। ये महिलाएं बादशाह को सलाह मशविरा देती थी, शाही फरमानों पर मुहर लगाती थी और यहाँ तक कि उत्तराधिकार के मामलों में भी अपनी दखल देती थी। एग्जाम्पल के लिए, जब अकबर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे तब उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी थे जहांगीर। जहांगीर ने कई बार विद्रोह किया था और वो अकबर की बातों को मानते नहीं थे। अकबर इसी वजह से उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन फिर अकबर की माँ हमीदा बानो ने जहांगीर और अकबर के बीच की सुलह कराई और अकबर ने अपनी आखिरी दिनों में जहांगीर को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया। इससे भी एक कदम पीछे जाएं तो मुगल बादशाह हुमायूं की बुआ, यानी कि उनकी पैटर्नल आंट खानजादा ने हुमायूं और उनके बगावती भाइयों से सुलह करवाई थी। वहीं जो अकबर की बुआ थी, यानी कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, वो भी इसी हरम में रहती थी। उन्होंने ना सिर्फ अकबर के कहने पर हुमायूं नामा नाम की एक किताब लिखी, जो कि पहली मुगल वुमेन द्वारा हिस्ट्री लिखी जाने वाली किताब थी, बल्कि मुगल खानदान में हज करने वाली भी वो पहली महिला बनी। ये सभी महिलाएं हरम में ही रहती थी और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरम में पाबंदियों की जो बातें चलती हैं, रिस्ट्रिक्शंस की जो बातें चलती हैं, जो कहा जाता है कि महिलाओं को और कोई काम नहीं होता था, वो असल में पूरी तरह से सही नहीं है।
अगर हम हरम के अंदर की लाइफ देखें तो ऐसा नहीं मिलेगा कि महिलाओं के लिए कोई नरक जैसी चीज़ थी, बल्कि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था जो अपने हिसाब से फंक्शन करता था। यहाँ महिलाएं अपनी पहचान और अपने अपने रोल अदा करती थी। एक इकोसिस्टम की तरह यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी था जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। जैसे यहाँ हरमदार होते थे, दरोगा होते थे और कई ऐसे ऑफिसर होते थे जो डेली के कामों को मैनेज करते थे। यही नहीं, महिलाएं कला, संगीत, साहित्य और कढ़ाई जैसे कई काम भी करती थी। हालांकि हरम के अंदर के नियम कानून बहुत सख्त थे और किसी भी तरह के कानून को तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन साथ ही यहाँ पर जश्न भी मनाए जाते थे, फेस्टिवल्स भी होते थे और एंटरटेनमेंट के फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज होते थे। बादशाह अक्सर हरम की महिलाओं के साथ टाइम बिताते थे, कविताएं सुनते थे, म्यूजिक का आनंद लेते थे और शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। ये दिखाता है कि हरम का जीवन सिर्फ कैद और विलासिता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कल्चरल और सोशल पहलू भी शामिल थे। अबुल फजल की आईने अकबरी हरम के इंटरनल काम काज पर काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है। उन्होंने बाकायदा हरम का स्ट्रक्चर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें रहने वाली औरतों की क्लासिफिकेशन की डिटेल दी है। वो बताते हैं कि हरम को कई अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया था, जहां अलग अलग रानियां और उनकी दासियां रहती थी। हर खंड की अपनी देखरेख करने वाली महिला अधिकारी होती थी। ये डिटेल्स हरम के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एस्टेब्लिश संस्था के रूप में उसको प्रस्तुत करता है, ना कि बस एक लस्ट को पूरा करने वाली जगह के तौर पर, जो कि यूरोपियन ट्रैवलर्स अक्सर करते थे, हरम को एक डार्क और मिस्टीरियस लाइट में दिखाकर। यहाँ पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स के डिटेल को आप पूरी तरह से सच नहीं मान सकते और उनके एक एक फैक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर वो अपने कल्चरल और मोरल खांचे में रहकर सबको देखते थे। मुगल दरबार को देखने का उनका चश्मा यूरोपियन ज़्यादा था। उनके लिए इस तरह से ऑर्गेनाइज हरम को इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से उन्होंने हमेशा ही इसे नेगेटिव लाइट में रखा। वहीं दूसरी ओर अबुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकारों ने हरम को शाही सत्ता और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। ये हरम की भव्यता और बादशाह की ताकत पर जोर देते थे। अब हम दोनों ही व्यू पॉइंट्स में कुछ हद तक सच्चाई देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि किसी एक को ही पूरी तरह से सच मानना भी गलत होगा। इन सबसे अलग अगर देखा जाए तो जहाँ हरम को विलासिता और भ्रष्टाचार का सेंटर मानने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे मुगल कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, जो औरंगजेब के समय में इतिहासकार थे, उन्होंने भी हरम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। हालांकि वो अकबर के हरम पर डायरेक्टली नहीं लिखते, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट से पता चलता है कि हरम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ऐसे ही अब्दुल कादिर बदाऊनी, जो अकबर के एक दूसरे दरबारी थे, उन्होंने अकबर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। यहाँ तक कि हरम में होने वाली साजिशों और इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने खूब लिखा, लेकिन वो भी हरम को पूरी तरह से नेगेटिव लाइट में नहीं देखते। इसके पीछे की वजह भी है। हरम में रहने वाली हर औरत की अपनी एक आइडेंटिटी थी। अगर हरम के अंदरूनी लाइफस्टाइल पर गौर करें तो शाही महिलाओं को एजुकेशन भी दी जाती थी। ये महिलाएं साहित्य, कला और कभी कभी पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट होती थी। नूर जहां, जो कि बाद में जहांगीर की पत्नी बनी, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हरम में रहते हुए ही डेवलप हुई थी। यही नहीं, जहांगीर जब बाद में बीमार पड़े तो मुगल सत्ता को काफ़ी हद तक चलाने का काम नूर जहां ने ही किया। ये दिखाता है कि हरम केवल हवस या कैद की जगह नहीं थी, बल्कि इसमें महिलाओं को सीखने और डेवलप होने का भी अवसर मिलता था। हालांकि ये मौके बहुत कम लोगों के लिए होते थे, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे पर होते थे उनके लिए थे। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हालत हमेशा से ही सेकेंडरी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हरम को हम सीधे सीधे किसी वेश्यालय के बराबर रखते, जैसा कि कई लोग अक्सर कहते हैं। अब बात करते हैं अफवाहों और सच के फ़र्क की। हरम के बारे में कई कहानियाँ और अफवाहें चलती हैं। इसमें से कुछ अफवाहें सच हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ बहुत एक्सट्रीम हैं या फिर मनगढ़ंत हैं, जिनका कंटेम्प्रेरी सोर्स ना के बराबर मिलता है, और मिलता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बायसनेस दिखती है, जैसा कि मैंने आपको यूरोपियन ट्रैवलर्स के बायसनेस के बारे में बताया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हरम के अंदर कैसी लाइफ होती होगी और कैसे अकबर और उसके बाद के बादशाहों की लाइफ में हरम का प्रभाव पड़ता होगा। हरम की सच्चाई ना तो पूरी तरह ब्लैक थी और ना ही पूरी तरह से वाइट।
ये बहुत सारे कलर्स की बनी एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन थी जिसने अकबर के शासनकाल और मुगल साम्राज्य को एक यूनिक डायमेंशन दिया। क्या हम आज भी अपने इतिहास को एक तरफा चश्मे से देख रहे हैं, या फिर इसके कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हम अब तैयार हो चुके हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये पूरी कहानी थी हरम और उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।